माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज हम यहाँ पे बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर में हम देखेंगे डे 5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या है ब्यूना यस, क्यों नाम रखा गया इसका ब्यूना यस, किसके लिए रखा गया। उसके साथ साथ आज हम देखेंगे नियोप्रीन क्या है, कैसे क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बन सकता है। उसी के साथ साथ विस्कस रेयॉन क्या है, कैसे बनता है विस्कस रेयॉन सेलुलोज से। और उसी के साथ साथ आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो ये सारी बातें आज की इस लेक्चर में आपको पता चलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले ब्यूना यस, किसको कहते हैं ब्यूना यस। अब ब्यूना यस, ब्यूना आप सबको पता है बच्चों, ब्यूटाडाइन है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे इसके अंदर कितने कार्बन है? 4। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन और यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन। अब 1 2 3 4 कितने कार्बन है बच्चों इसमें? 4। अब 4 है तो लेकिन एक डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, एक डबल बॉन्ड है थर्ड पोजीशन पे। तो पूरा नाम इसका हो गया बच्चों 1,3-ब्यूटाडाइन। इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया बच्चों 1,3-ब्यूटाडाइन। तो हमारे पास ये है जिसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन। और इस 1,3-ब्यूटाडाइन को दैट इज द दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन। इस 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जब हम किसके साथ करेंगे बच्चों, इसकी रिएक्शन करेंगे हम स्टेरिन के साथ। क्या होता है स्टेरिन? ये है बच्चों कार्बन और ये हो गया हमारा इथिलीन। गौर से देखेंगे बच्चों, ये है कार्बन और इसको लगे हैं 2 हाइड्रोजन, ये हो गया इथिलीन। और इस इथिलीन को जब हम बेंजीन रिंग लगाएंगे बच्चों, ये हमारे पास ये रिंग है जिस रिंग का नाम है बेंजीन रिंग। और ये बेंजीन रिंग को जब ये लगेगा तो इसका नाम होगा बच्चों स्टायरीन। ठीक है, ये हो गया स्टायरीन और ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो रिएक्शन कैसे होगी? दिस इज द स्टायरीन एंड दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन। अब कैसे होगी इसकी रिएक्शन आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा, स्टायरीन या स्टेरिन। स्टायरीन में से कौन आ गया बच्चों? एस। और ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन से आ गया ब्यूना। ब्यूना स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, ध्यान में रखेंगे बच्चों। ब्यूना, ब्यूना स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टेरिन। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी। अब हम सबको पता है बच्चों क्या होता है, ये भी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है और ये भी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। जब हम उसको हीट करेंगे, हीट करने की वजह से सारे के सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और जब सारे बॉन्ड टूट जाएंगे ना बच्चों, क्या होगा, ये हमारे पास है कार्बन कार्बन, अब इसको लगा है हाइड्रोजन, इसको लगा है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारे पास ये है CH2, ये है CH2। अब इसके पास है बच्चों एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बच्चों, ये है हमारे पास CH2। अब ये बॉन्ड टूटा, इसका एक अनपेड, इसका एक अनपेड, ये बॉन्ड टूटा, इसका एक अनपेड, इसका एक अनपेड, दोनों का कितना कितना अनपेड है? एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा बच्चों, इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा? शेयर। अब इसका एक अनपेड इसके एक अनपेड के साथ शेयर करेगा। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये है हमारा CH2, यहाँ पे है CH और यहाँ पे ये है हमारी रिंग। और इस रिंग में अगर हम देखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एक अनपेड इसके एक अनपेड के साथ ये क्या करेगा? शेयर। तो इस तरह से ये शेयर करेगा। ये दो को CH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H और यहाँ पे बन गया बच्चों डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे इधर से कौन लगा है? CH2 बराबर। और यहाँ पे भी अभी यहाँ से कौन लगा है बच्चों? CH2। और ये CH2 लगने के बाद अब क्या होगा, ये देखो डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब ये CH2 का फ्री रेडिकल और ये CH2 का फ्री रेडिकल अपने दोनों भी एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अब शेयर करने के बाद क्या होगा, अब और देखो ये CH2 हो गया। अब ये CH2 फ्री रेडिकल अभी यहाँ पे बाकी है, ये CH2, तो यहाँ पे क्या है C और यहाँ पे है फेनिल रिंग जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PH से। तो ये ऐसा उधर क्या होगा? पॉलीमराइज होगा। अब वहाँ पे जगह कम है, इसलिए आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर उसका
पॉलीमर कैसे दिखेगा, तो अभी ये तो समझ गए आप कैसे बॉन्ड टूटे कैसे बने। तो मैं यहाँ पे पॉलीमर लिख लेता हूँ। देखो ये है CH, ये है CH, इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये रहेगा CH2 और यहाँ पे भी रहेगा बच्चों CH2। अब उसके बाद ये है यहाँ पे कौन CH2 और इसके बाद यहाँ पे है CH और ये है यहाँ पे हमारी रिंग दैट इज द फेनिल रिंग। और ये हो गया। वैसे कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़े, n मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़े। कितने जुड़े हैं बच्चों, n मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़ के ये आप देख सकते हो। ये है कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं बच्चों, n मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़े और n मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़ के जो बना उसी का नाम है बच्चों ब्यूनायन। ब्यूनायन तो ध्यान में रखेंगे ब्यूना S। क्या है ब्यूना S, तो ब्यूना ये कौन है, स्टेरिन, ब्यूटाडाइन, रबर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे स्ट्रक्चर इसका इस तरह रहेगा। दिस इज व्हाट, यहाँ तक ब्यूटाडाइन और ये स्टेरिन। तो ये हो गया स्टेरिन ब्यूटाडाइन रबर और इसीलिए इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों SBr। दिस SBr स्टैंड्स फॉर स्टेरिन ब्यूटाडाइन रबर, या इसी को हम कहते हैं बच्चों ब्यूना S। तो क्यों कहा ब्यूना S, समझ गए। Have you drawn their structures? This is the 1,3-butadiene and this is 1,3-butadiene and this is the styrene. So when 1,3-butadiene is reacted with styrene, we heat it and you get this. ठीक है, so this is the butadiene styrene rubber or we can see it is the styrene butadiene rubber. आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा होगा। अभी हम आगे चलते हैं बच्चों। अब ये ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर को थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये सबसे पहले इलास्टोमर है। ठीक है, आप इसके टाइप में एक लिख देना कि इट इज व्हाट, इलास्टोमर। इलास्टोमर वो रबर होते हैं जिनको क्या होती है, इलास्टिसिटी, या ऐसे पॉलीमर जिनको क्या होती है, इलास्टिसिटी। आप सबको पता है इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका साइज और उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज। लेकिन जैसे भी हम वो फोर्स छोड़ देते हैं तो वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लेता है। बस उसी को हम कहते हैं उसकी इलास्टिसिटी। ठीक है, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी, डू यू अंडरस्टैंड। ये तो ऐसे पॉलीमर जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको कहते हैं इलास्टोमर। तो ब्यूना S रबर ये एक इलास्टोमर है जो कोपॉलीमर है। दूसरा वर्ड कोपॉलीमर है। क्यों कोपॉलीमर है, क्योंकि दो मोनोमर अलग अलग यूज किए हैं। एक का नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरे का नाम है स्टेरिन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टेरिन के कॉम्बिनेशन से बना है, इसीलिए यह कोपॉलीमर है, स्टेरिन एंड ब्यूटाडाइन। इसी का दूसरा नाम है SBr। ये कहाँ से मिलता है, 75% पार्ट इसका जो है वो काय का है, ब्यूटाडाइन, बड़ा है ना ब्यूटाडाइन, और उसके बाद इसका 25% पार्ट जो बना है वो कैसे बना है, स्टेरिन से। स्टेरिन छोटा है। सेकेंडली वल्कनाइज्ड विद सल्फर। अब वल्कनाइजेशन क्या है, इसको सल्फर के साथ हीट करते हैं। सल्फर के साथ हीट करने की वजह से उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग फॉर्म हो जाती है। तो ये जो अभी अभी हमें लीनियर चेन मिली थी, ऐसे एक लीनियर चेन मिलेंगी और उसमें डबल बॉन्ड था बीच में। वो डबल बॉन्ड टूट के एक सल्फर और सल्फर ऐसे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो वो जुड़ जाएंगे तो उनके बीच में एक ऊपर की चेन, नीचे की चेन, उसके नीचे की चेन, ये एक दूसरे को जुड़ जाएंगी। इसी को कहते हैं उसका वल्कनाइजेशन। मैं आपको समझाऊंगा वल्कनाइजेशन। ये नेचुरल रबर जो होता है उससे ये सुपेरियर होता है। इट इज सुपेरियर टू नेचुरल रबर विद रिगार्ड्स टू द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। मतलब जो नेचुरल रबर होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ये वल्कनाइज्ड रबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसके ऊपर ज्यादा झटके गिरे तब भी वो टूटता नहीं है। तो इट हैज द एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड हेंस इट इज यूज्ड इन द टायर्स। जो गाड़ियों की जो टायर्स वगैरह होते हैं वो बनाने के लिए इस रबर का क्या किया जाता है, यूज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ब्यूना S, दैट इज द ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, टायर का जो रबर होता है उस तरफ। तो इसका कैसे बनते हैं, अभी अभी हमने देखा है कि दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन एंड दिस इज द व्हाट, स्टेरिन। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये C6H5 ये। उसके बाद जब बॉन्ड टूटा तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ये CH2 ये CH2 और इसका यहाँ तक ये हो गया ब्यूटाडाइन। फिर ये इसका दो स्टेरिन एक दूसरे को जुड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने स्टेरिन जुड़े हैं। ये जो जुड़े ब्यूटाडाइन, दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन एंड दिस इज आल्सो 1,3-ब्यूटाडाइन। और उसके बाद फिर उसको क्या लगा है, स्टेरिन।
तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C6 बैंड, फिर से यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन लगा है। तो इस तरह वहाँ पे हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, वो इतने समझदार नहीं है कि यार हाँ भाई तो एक काम करना, पहले कौन जाएगा ब्यूटाडाइन, उसके बाद स्टेरिन तू ही लगना, ऐसे इतने समझदार नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि कभी कभी 2 ब्यूटाडाइन 2 स्टेरिन पास लग सकते हैं। तो और उसमें जो परसेंटेज है कंपैरेटिवली इसको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लिया है, तो उसकी वजह से स्टेरिन ब्यूटाडाइन वाला जो पार्ट है वो उसमें कभी कभी ज़्यादा भी रहता है। सो इसीलिए इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। बट वी हैव सीन कि इसका और इसका किस तरह के कॉम्बिनेशन होता है वो हमने देखा है। तो दिस इज अबाउट द स्टेरिन ब्यूटाडाइन रबर, दैट इज कॉल्ड SBR। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के रबर की तरफ जो एग्जैक्टली इसी की तरफ है, उसका नाम है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन भी एक रबर है जो बनता है क्लोरोप्रीन से। अब कैसे बनता है नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से? आप सबको पता है 1,3-ब्यूटाडाइन, अभी हमने देखा था 1,3-ब्यूटाडाइन। सो दिस इज द व्हाट CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये है CH2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड दिस वन इज अ फोर्थ कार्बन। अब सेकंड कार्बन पे यहाँ पे कौन लगा है? क्लोरो। कौन से कार्बन पे लगा है? सेकंड। सो 2 क्लोरो। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला कौन है? ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला कौन है? ब्यूटेन। और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 क्लोरो ब्यूटेन 1,3-डाइन। ठीक है, इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन 1,3-डाइन और इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोरोप्रीन। इसी का नाम होता है बच्चों क्लोरोप्रीन, इसी का नाम होता है क्लोरोप्रीन। इसी का नाम है ब्यूटेन 1,3, 2 क्लोरो ब्यूटेन 1,3-डाइन, इसी का दूसरा नाम है बच्चों क्लोरोप्रीन। अब ये जो है ऐसे जब बहुत सारे क्लोरोप्रीन के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो क्या होगा बच्चों? आप ध्यान देंगे, अब जैसे उधर बॉन्ड टूटे थे इधर भी बॉन्ड टूटेंगे। क्या टूटेंगे? पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, इसका एक अनपेड, इसके एक अनपेड के साथ अभी वो क्या करेगा? शेयर। अब उसका एक अनपेड उसके एक अनपेड के साथ शेयर करा, ये क्लोरो है और यहाँ पे कौन है? ये हाइड्रोजन है बच्चों। अब इसका एक अनपेड इसके साथ इसने क्या किया? शेयर। अब उधर क्या है बच्चों? ये CH2 फ्री रेडिकल है ना, और यहाँ पे भी कौन है बच्चों? CH2 फ्री रेडिकल है। तो दोनों के पास है ये बच्चों CH2 फ्री रेडिकल। तो ऐसे कितने हैं रे बच्चों? N CH2 फ्री रेडिकल, N मॉलिक्यूल्स लगेंगे, है ना। ये N है, ये बॉन्ड टूट गया, इधर एक अनपेड, इधर एक अनपेड, ये इधर अनपेड, इधर बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद Cl डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 ये फ्री रेडिकल। ऐसे कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? N। तो क्लोरोप्रीन के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? N। तो क्लोरोप्रीन के N मॉलिक्यूल लगने की वजह से जो बनेगा उसका नाम रहेगा पॉलीक्लोरोप्रीन। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इसका? पॉलीक्लोरोप्रीन। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल जुड़े? N मॉलिक्यूल जुड़ने की वजह से जो बना है उसी का नाम है बच्चों पॉलीक्लोरोप्रीन। और इस पॉलीक्लोरोप्रीन को ही हम कहते हैं नियोप्रीन। इस क्लोरोप्रीन को ही हम कहते हैं नियोप्रीन। तो कैसे बनेगा नियोप्रीन? डू यू अंडरस्टैंड? इन दिस से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस नियोप्रीन। अब ये जो नियोप्रीन रबर बना है, ये नियोप्रीन रबर क्या होता है? तो कैसे बना समझ गए आप? कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? ये है N मॉलिक्यूल, इनका बॉन्ड टूटा, एक अनपेड इधर जो इधर बॉन्ड बनाने के काम आएंगे, इसके पास एक अनपेड, ये बॉन्ड टूटा, ये इधर बॉन्ड बनाने के पास आएंगे, इसके पास अनपेड, दोनों ने शेयर किया, ये हो गया। ऐसे N मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़ेंगे इधर से उधर से, तो जो बना उसी का नाम है बच्चों पॉलीक्लोरोप्रीन, दैट इज नथिंग बट नियोप्रीन। लेकिन इस नियोप्रीन का अभी वल्कनाइजेशन करते हैं। वल्कनाइजेशन करते हैं मतलब उसकी जो लीनियर चेन है, ये लीनियर चेन, वो लीनियर चेन, इनको क्या किया जाता है बच्चों? जोड़ा जाता है, उसी को कहते हैं उसका वल्कनाइजेशन। अब इसका वल्कनाइजेशन करने के लिए इसके अंदर ऐड करते हैं MgO, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो अभी वल्कनाइजेशन की प्रोसेस हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन जो रबर है उस रबर का अभी हम क्या करेंगे बच्चों? वल्कनाइजेशन। अब नियोप्रीन का वल्कनाइजेशन करते वक्त क्या होगा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं एक बार और अभी हम देखते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन।
क्या होगा नियोप्रीन के वल्कनाइजेशन में, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नियोप्रीन रबर कैसा होता है बताइए। नियोप्रीन रबर यू नो वेरी वेल, ये अभी अभी हमने देखा है कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 4। सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, Cl। अब मैं ये Cl ऊपर से ना लगा के कहाँ से लगाता हूँ, नीचे से, तो ये इधर लगा है Cl और ये हो गया CH2 है ना। फिर इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी होगा एक H, तो ये हो गया एक यूनिट। अब दूसरा यूनिट भी एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा, ये है CH2, यहाँ पे CH नहीं, सॉरी CH नहीं, ठीक है, C, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे है बच्चों CH2। ठीक है, अब ये हो गया, तो ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसके बाद ये एक यूनिट हो गया, एक ऐसी इधर भी बढ़ेंगी उधर भी बढ़ेंगी। अब ऐसी चेन नीचे भी रहेंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कार्बन, इसको Cl, ये डबल बॉन्ड, ये CH, यहाँ पे ये हो गया CH2 और इधर से भी हो गया CH2। ये हो गया एक क्लोरोप्रीन, दूसरा क्लोरोप्रीन इधर है CH2CCl, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे है बच्चों CH और ये हो गया CH2, ये दूसरा क्लोरोप्रीन, इनको एक दूसरे को जोड़ दिया। अब इसमें हमने डाला है MgO, दिस MgO इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी हमने इसको हीट किया, किसके साथ हीट किया, MgO, दैट इज विच ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हीट करने के बाद Mg combine with 2Cl and it combines to form MgCl2. Here also Mg combine with 2Cl and combine to form MgCl2. तो वहां से MgCl2 निकलेगा, यहाँ से MgCl2 निकलेगा। अब बचा कौन है, ऑक्सीजन। आप यहाँ पे देख सकते हो CCl बॉन्ड अगर टूटा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है और कार्बन की कम। ये भी बॉन्ड टूटा तो Cl के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और उसके बाद MgO टूटेगा तो मैग्नीशियम हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। तो क्या होगा, Mg डाई पॉजिटिव में से एक पॉजिटिव इसके साथ और एक पॉजिटिव इसके साथ, क्या बनाएगा, MgCl2। अब ये O डाई नेगेटिव है तो एक नेगेटिव इसके साथ एक नेगेटिव इसके साथ, इस तरह से वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे। अब इसी तरह यहाँ पे भी MgCl2 जाएंगे और बीच में क्या लगेगा, ऑक्सीजन। तो बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों, बाय प्रोडक्ट बन रहा है MgCl2। यहाँ के यहाँ बोलेंगे तो कितने MgCl2 निकल गए, 2, और 2 MgCl2 निकल के अब हम इधर के इधर अगर देखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अभी क्या लग जाएंगे, कार्बन। कार्बन नहीं लगेंगे, कौन लगेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन और ये भी हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आप देखो, ये आप देखेंगे तो ये कार्बन है, यहाँ पे भी कौन लग गया बच्चों, ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कौन लग गया, ऑक्सीजन। तो इस तरह क्या होगा, ये है हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन एंड इन दिस वे ये दोनों चेन एक दूसरे को क्या होंगी, कंबाइन, और दोनों चेन एक दूसरे को कंबाइन होने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नियोप्रीन रबर। बट इट इज नॉट अ प्योर नियोप्रीन, इट इज द वल्कनाइज्ड नियोप्रीन। सो दिस इज द वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, और इसी प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन, जिससे जो एक पॉलीमर की चेन है दूसरी पॉलीमर की चेन है, दोनों पॉलीमर की चेन एक दूसरे को जुड़ जाती है और बीच में रखता है ऑक्सीजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा। तो इस तरह हमने 2 पॉलीमर पढ़े, एक का नाम ब्यूनायस और दूसरा नियोप्रीन, और नियोप्रीन का हमने क्या पढ़ा, वल्कनाइजेशन। ठीक है, तो नियोप्रीन इज नथिंग बट द पॉलीक्लोरोप्रीन। अब देखते हैं नियोप्रीन के बारे में। ये सबसे पहले सिंथेटिक रबर है, मैनमेड रबर नहीं है। सेकंडली कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन है ना। क्लोरोप्रीन जो है, जब हमने नियोप्रीन बनाया तो उसको कुछ तो भी बाहर निकाला और बीच में क्या लगाया, O। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट जो वल्कनाइज्ड नियोप्रीन है, इट इज द विच पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। लेकिन सिर्फ नियोप्रीन अगर का लीनियर पॉलीमर अगर कंसीडर किया तो इट इज द एडिशन पॉलीमर। तो ध्यान में रखना ये बात। सेकंडली, वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज व्हाट, MgO। अभी हमने देखा है
रेजिस्टेंट, इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंट टू द पेट्रोलियम है, मतलब जैसे पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, अगर इसमें से पास करते हैं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। हम कपड़े पे पास करेंगे तो कपड़ा खराब हो जाता है या उसके ऊपर थोड़े छेद गिर जाते हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन इसका इफेक्ट, इसके ऊपर पेट्रोलियम का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसके ऊपर पेट्रोलियम का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर पेट्रोलियम का कोई इफेक्ट नहीं होता, वेजिटेबल ऑयल का इफेक्ट नहीं होता। इसलिए जहाँ पे भी पेट्रोलियम की पास करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए जो पाइप बनाना है, वो पाइप बनाने के लिए इस नियोप्रीन रबर का यूज किया जाता है। तो रेजिस्टेंट टू द पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल एंड लाइट का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरता और हीट का भी इफेक्ट नहीं गिरता। इस वजह से इसको पाइप, होस पाइप वगैरह बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर्मेशन है नियोप्रीन, दिस इज द क्लोरोप्रीन, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, Cl है, दिस इज द क्लोरोप्रीन। पॉलीमराइजेशन किया उसका, पॉलीमराइजेशन करने के बाद वो डबल बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ऊपर Cl एज इट इज, दिस इज द नियोप्रीन एंड दिस इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ नियोप्रीन। अब इसका करते हैं वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन में क्या किया, ये जो नियोप्रीन था इधर Cl था, फिर ये देखो एक CH, ये हो गया एक यूनिट और ये हो गया दूसरा यूनिट, फिर उसमें क्या डाला MgO, फिर इधर का Cl, इधर का Cl, इधर का MgCl2 निकल गया वल्कनाइजेशन में और बीच में क्या लग गया O, यहाँ पे भी MgCl2 निकल गया, बीच में क्या लगा O, एंड दिस इज द वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। तो कीप इन योर माइंड, दिस इज द वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन एंड इन दिस वे यू गेट द व्हिच रबर, नियोप्रीन रबर, ठीक है। एंड वल्कनाइज्ड नियोप्रीन रबर, यहाँ पे वो कंडेंसेशन से जुड़ गया है, मे बी बिकॉज ऑफ इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो दिस इज अबाउट द वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप आज का, दैट इज द विस्कस रेयॉन। किसको कहते हैं बच्चों, विस्कस रेयॉन। आप सबको सेलुलोज पता है, सेलुलोज पता है, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज जो सेल से मिलता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के सेल में जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में, सेलुलोज। तो सेलुलोज इज द ब्रदर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को जुड़े थे तो क्या बना था, सेलुलोज। तो ये सेलुलोज मतलब ग्लूकोज है और उसके अंदर अल्डिहाइड तो रहेगा और साथ में यहाँ पे बहुत सारे क्या रहेंगे, OH, और यहाँ पे भी रहता है CH2OH, है ना। तो सेलुलोज इज फुल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसीलिए इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं सेल और उसके बाजू में लगाते हैं OH, ठीक है। तो सेलुलोज इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट। अब ये जो सेलुलोज है इसके ऊपर कुछ केमिकल्स की एक्शन करके उसको पहले उसके ऊपर NaOH की एक्शन करते हैं। अब NaOH की एक्शन की, NaOH आप पता है एज Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसका दूसरा O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो दिस H पॉजिटिव कंबाइन विद OH नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव कंबाइन विद O नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये है सेलुलोज, यहाँ पे O के ऊपर निगेटिव और Na के ऊपर पॉजिटिव, तो ये हो गया। और वहाँ पे Na के ऊपर पॉजिटिव प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O, दैट इज द व्हाट सोडियम सेलुलेट वगैरह हम इसको बोलेंगे। अब इसकी रिएक्शन सेलुलोज ONA पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये वो निगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सल्फर, और सल्फर के ऊपर जाता है निगेटिव चार्ज और यहाँ पे बन जाता है बच्चों सेलुलोज। ये O इसने कार्बन पे अटैक किया, ये डबल बॉन्ड S जैसा के वैसा, S के ऊपर निगेटिव और बाजू में आ गया S के ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। इसको सेलुलोज ज़ैंथेट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेलुलोज ज़ैंथेट। अब ये जो सेलुलोज ज़ैंथेट बन गया इसके अंदर फिर से पानी डालते हैं, तो सेलुलोज ज़ैंथेट जो है वो फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड S और ये है S निगेटिव Na पॉजिटिव, इसके अंदर डालते हैं बच्चों भी पानी। तो जैसे भी इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो क्या होता है, फिर से ये CH2 निकल जाता है, NaOH निकल जाता है, H इसको लग जाता है तो फिर से बन जाता है सेलुलोज बराबर। फिर यहाँ से NaOH बाहर निकल गया और CH2 भी बाहर निकल गया, दो जो डाला वो सब बाहर निकल गया, फिर से सेलुलोज बना, बट इट इज कॉल्ड रीजनरेटेड सेलुलोज, रीजनरेटेड सेलुलोज, है ना। कोई भी कुछ भी चीजें रहो वो ऐसी थी, उसके ऊपर केमिकल्स डाले फिर से निकाल लिए केमिकल्स, लेकिन वो चीज में क्या आता है, फर्क आ जाता है। तो बस ऐसा ही है, वो सेलुलोज ही है
पहले NaOH के साथ ट्रीट किया, फिर CH2 के साथ ट्रीट किया और उसके बाद उसमें पानी डाल के इसको धो दिया तो NaOH CH2 निकाल दिया, सेलुलोज जैसे के वैसे बना। लेकिन ये रीजनरेट हुआ फिर से, पहले सेलुलोज था, रिएक्शंस हुई, फिर से वही सेलुलोज बन गया। सो इट इज द रीजनरेटेड सेलुलोज एंड दिस रीजनरेटेड सेलुलोज इज नथिंग बट द रेयन, and it is called which rayon? Viscous rayon. तो viscous rayon is also called which cellulose? Regenerated cellulose. तो ये सेलुलोज तो नेचुरली है लेकिन उसके ऊपर कुछ केमिकल के एक्शन की, और मतलब केमिकल कैसे है? सिंथेटिक। सेलुलोज कैसे था? नेचुरल। इसलिए ये दोनों का क्या हो गया? कॉम्बिनेशन, एंड सो इट इज द सेमी सिंथेटिक। सेकेंडली इसके फाइबर्स मतलब ऐसे थ्रेड बनाते हैं इसके, जो कपड़ा बनाने के काम आते हैं, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। सेकेंड सेमी सिंथेटिक फाइबर, और इट इज आल्सो कॉल्ड व्हिच पॉलीमर? रीजनरेटेड सेलुलोज। क्यों कहा रीजनरेटेड सेलुलोज? समझ रहे हो? सेकेंडली सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प इज ट्रांसफॉर्म इनटू द विस्कस रेयन। जैसे हमें पता है कि कोई भी लकड़ी है उसको काटेंगे, जैसे हम ठेचा बनाते हैं मिर्ची का, ठीक है, ऐसा ठेसते हैं उसको, फिर क्या बनता है? ठेचा। तो उसी तरह वुड जो रहेगा उसको काटेंगे, फिर उसको ऐसे ठेसेंगे, तो जो बनेगा दैट इज कॉल्ड वुड पल्प, और उसी से सेलुलोज मिलता है। तो व्हाट? सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प। तो वो जो वुड पल्प के अंदर जो सेलुलोज था उसका कन्वर्शन काम में किया जाता है विस्कस रेयन। इट इज द लीनियर पॉलीमर। आप देख सकते हो ये ऐसा लीनियरली ही ज्वाइन होगा। सो इट इज द लीनियर पॉलीमर एंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेलुलोज का स्ट्रक्चर हमने देखा है C6H12O5 ऐसे N लगते हैं, ठीक है। 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसाइड, सॉरी 1,4 बीटा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंबाइन होते हैं एंड यू गेट दिस विस्कस रेयन, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे विस्कस रेयन मिलेगा बच्चों, एंड यू गेट दिस। इस तरह से विस्कस रेयन दिखता है। अब हम उसका प्रिपरेशन देखते हैं। सेलुलोज दिया, सेलुलोज फ्रॉम द वुड पल्प लिया, NaOH के साथ ट्रीट किया, यू गेट दिस alkali cellulose with the removal of H2O, which is then treated with CH2. You get cellulose xanthate. That cellulose xanthate is treated with water. That cellulose, sorry वो एक स्टेप हमारी ये रह गई थी। वाटर के साथ उसको ट्रीट करने के बाद you get the viscous rayon plus CH2 plus NaOH। हमने एक ही स्टेप में दोनों निकाल लिए थे। तो इस तरह से ये रीजनरेटेड सेलुलोज है या रीजनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट, जिसी को हम कहेंगे विस्कस रेयन। तो आशा करता हूँ आपको ये विस्कस रेयन समझ गया होगा। अब इस विस्कस रेयन में अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है विस्कस रेयन की, जो हमने पहले ही देखी थी। अब लास्ट टॉपिक हाँ, अब लास्ट टॉपिक अभी हम यहाँ पे देखेंगे। लास्ट टॉपिक बैठो, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बच्चों, ऐसा हंसते रहना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। कभी कभी आ जाती है नींद, डोंट वरी। तो क्या है, यू नो वेरी वेल अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। कोई भी मॉलिक्यूल का अगर हम क्या निकालेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? जैसे आप सबको पता है दिस इज द CH4 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? CH4। अब बचपन की बात है मॉलिक्यूलर मास निकालना। कैसे निकालते हैं? कार्बन का मास प्लस 4 हाइड्रोजन का मास। कार्बन का कितना? 12। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन का 4, कितने ग्राम हो गया? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास। This is the molar mass of methane molecule, and this molar mass of methane molecule is how much gram? 16 ग्राम। ध्यान रखेंगे बच्चों। तो मोलर मास ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज हाउ मच ग्राम? 16 ग्राम। अब ये 16 ग्राम इसका मोलर मास है। किसका मोलर मास है? मीथेन का मोलर मास है। कितने ग्राम है बच्चों? 16 ग्राम, बराबर। अब ये जो मीथेन है ना बच्चा पार्टी, अब हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? पॉलीमर का, ये तो मोनोमर हो गया, अकेला हो गया। अब पॉलीमर का कैसे निकालेंगे? तो पॉलीमर का निकालने के लिए कैसा, हमने बहुत सारे पॉलीमर देखे हैं बच्चों। उन पॉलीमर्स में क्या रहता है, कभी 2 टाइप के रहते हैं, कभी 3 टाइप के रहते हैं, है ना। जैसे हमने देखा मोनोमर जब बनता है, तो अभी अभी हमने देखा है ब्यूनाइस, क्या था? एक था ब्यूटाडाइन और दूसरा कौन था? स्टेरिन। तो ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूलर वेट ऐसे ही M1 और स्टेरिन का मॉलिक्यूलर वेट M2, बराबर। अब हमारे इसमें क्या है, अकेला मॉलिक्यूल है, ये कभी किसी के साथ जुड़ के नहीं रहने वाला, अकेला रहने वाला है, तो हमने उसका निकाल लिया।
अभी हमें पॉलीमर का निकालना है। अब पॉलीमर में हमें पता नहीं रहता कि ये इसके और इसके कंबाइन हुए तो कितने कितने कंबाइन हुए, क्योंकि पॉलीमर तो बनेगा तो ये एक नहीं, ये तो मोनोमर बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। आप बोलेंगे M1 प्लस M2, वो तो मोनोमर का मास हो गया, पॉलीमर का हो गया क्या? नहीं, पॉलीमर तो कौन है जिसमें इसके कुछ मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, इसके कुछ मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, दोनों कंबाइन होकर जो पूरा बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमर, बराबर। और उसीलिए पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन को मैं भी बोलता हूँ, अगर इसके 4 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और इसके 2-3 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, बराबर। अब हो सकता है डबल बॉन्ड में कम ज्यादा हो, तो वो तो इतने समझदार नहीं है आपके इतने कि यार जय भाई तू एक मैं एक, तू एक मैं एक, तू एक, ऐसा हो गया क्या? डबल बॉन्ड है, शेयर करना है, कम ज्यादा हो गए, इसीलिए समझो इसके 4 कंबाइन हुए, इसके 3 कंबाइन हुए। अब इसका मोलर मास क्या है? M1, और इसका मोलर मास क्या है? M2। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू M1 प्लस 3 इंटू M2, तो ये हो गया 4 इंटू M1 प्लस 3 इंटू M2। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा, ठीक है, वो रहेगा, क्योंकि इसके कितने मॉलिक्यूल आए हैं? 4, इसके कितने आए हैं? 3, बराबर। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए? 7, ठीक है, 7 कंबाइन हुए। और इसका मास कितना? M1, और इसका कितना? M2। तो टोटल मास किसका कितना हो गया? उसका 4 इंटू M1 प्लस 3 इंटू M2, ये मास हो गया। अब लेकिन अगर एवरेज निकालना है हमें, एवरेज निकालना है, तो एवरेज को हम क्या करते हैं? जितने पार्टिकल है उतने से उसको डिवाइड करते हैं। कितने पार्टिकल है? 4 और 3 7। और इसीलिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते के समय हमें क्या करना होता है कि ऐसे N1 इज द, या कैपिटल N1 हम लेते हैं, इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट मोनोमर इनटू M1 इज द मोलर मास ऑफ फर्स्ट मोनोमर, ठीक है। सेकेंडली N2 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेकंड मोनोमर एंड M2 इज द मोलर मास ऑफ सेकंड मोनोमर अपॉन, यहाँ पे रहेगा N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें जो मिलेगा उसी को कहेंगे हम, ये मोलर मास है, बट ये नंबर एवरेज मोलर मास, इसको कहा जाता है नंबर एवरेज। हमने मॉलिक्यूल की क्या कंसीडर किया है? नंबर, so it is called a number average molar mass। ध्यान रखेंगे बच्चों, this is called a, इसको हम mn से रिप्रेजेंट करेंगे and this mn stands for number average molar mass, number average molar mass। ध्यान रखेंगे, this is called a number average molar mass, ठीक है। अब ये हो गया नंबर एवरेज मोलर मास। अब दूसरा वाला जो मोलर मास होता है, अब कैसा ना बच्चों, अभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली, ये तो थ्योरेटिकली हो गया, चलो हमें पता चल गया कि भाई इसके 8 लिए उसके 10 लिए। हाँ, तुम देखने जाने वाले उधर कितने रहे, 1 2 ऐसा गिनने जाने वाले उधर, ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल्स गिनने जाने वाले हो आप उधर? नहीं, ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल तो हम गिनने जाने वाले नहीं है। हम कैसा गिनेंगे? तुम बाबू तुला ब्यूटाडाइन आणि हे मिक्स करायचा है, एक काम कर तू 10 ले रे, ब्यूटाडाइन के 10 मॉलिक्यूल ले, इसके 6 ले, ऐसा बोलेंगे आप उधर? नहीं, उधर तो पॉलीमर इतने से में हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होते, तो इसलिए हम ये नंबर ऑफ उसके हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम क्या बोलेंगे, चलो देखो ब्यूटाडाइन और कैसे बनाना है? स्टेरिन से बनाना है, चल तू एक काम कर, 2 किलो ब्यूटाडाइन ले, 3 किलो स्टेरिन ले, या चलो 4 किलो ब्यूटाडाइन ले और 2 किलो क्या ले? स्टेरिन ले, ऐसा हम बोल सकते हैं। और प्रैक्टिकली भी वही होगा। अब कंपनी में बनेगा तो क्या 1-1 ग्राम बनाएंगे क्या? नहीं, इतना ये लेंगा उतना ये लेंगा। इसीलिए इसके नंबर ऑफ मोल्स आप सबको पता है क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स एंड गिवन मास ये दोनों एक दूसरे को कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे तुमने 18 ग्राम पानी पिया, कितने मोल पिया? 1, और 180 ग्राम पिला तो कितने मिला? 10। तो गिवन मास बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ गए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ गए। इसीलिए प्रैक्टिकली नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर नहीं करते, क्या कंसीडर करते? डायरेक्ट गिवन मास, ठीक है। तो समझो हमने N1 का मास कितना लिया? W1, बराबर। और W1 व्हाट इज W1? गिवन मास। गिवन मास किसका? पहला ब्यूटाडाइन का, इनटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट जो भी ब्यूटाडाइन है, प्लस गिवन मास ऑफ सेकंड। ये लिख लेना है आपको सबको नोटबुक में,
ठीक है, और ये हो गया इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय, अभी नंबर ऑफ मोल्स ने लिया, टोटल मास कितना हो गया W1 प्लस W2, और इसको हम डिनोट करेंगे mW से, और इसको कहेंगे वेट एवरेज मोलर मास, इसको कहेंगे हम वेट एवरेज मोलर मास। पहले वाले का नाम रखा नंबर एवरेज मोलर मास, और इसका वाला नाम रखा वेट एवरेज मोलर मास। तो कितने टाइप हो गए बच्चों? दो। वन इज द नंबर एवरेज मोलर मास एंड अनदर इज द वेट एवरेज मोलर मास। तो कितनी चीजें हो गई बच्चों? दो। एक हो गया नंबर एवरेज मोलर मास और दूसरा हो गया वेट एवरेज मोलर मास। समझ गए सब? चलो अभी आगे चलते हैं। वन इज द नंबर एवरेज मोलर मास एंड अनदर इज अ वेट एवरेज मोलर मास। ठीक है, आगे चलेंगे। इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो इसका सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं हम और आज के टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं। आप देख सकते हो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? Mn। ठीक है, दैट इज व्हाट N1 M1 N2 M2 N3, तीन टाइप के मोनोमर रहते तो N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये हो गया नंबर एवरेज मोलर मास। दूसरा है वेट एवरेज मोलर मास। तो हमने W1 से लिया था, इसने M1 से लिया। W1 M1 प्लस W2 M2 प्लस W3 M3 अपॉन W1 प्लस W2 W3, दिस इज MW। क्लियर है? तो इन दिस वे वी हैव द टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये उसी का फॉर्मूला है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे के टॉपिक्स हम इसी तरह देखते रहेंगे बच्चों। आपको जो भी मन में सवाल है, जो कुछ भी है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करनी है, फाड़ के रखना है। पूरा केमिस्ट्री में आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं। आज ही बच्चों सीईटी का रिजल्ट आया है 99.8 99.9 ऐसे बच्चों को रिजल्ट आया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। चलते रहेंगे टॉपिक की तरफ, चलेंगे कल देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।